अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली आवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीप टॉक। नाजरीन, आज हमारा मौजूए गुफ्तगू होगा लिया में इमर्ज होने वाले मसाइल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की जानिब से उनके हल के लिए क्या कलीदी किरदार अदा किया जा रहा है। इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियो की जीनत बने हैं असिस्टेंट कमिश्नर लिया असद अली बुध साहब। उन्हें जो है अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। सर, फर्स्टली जो हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें जो है अपने कम्प्लीटली तारुफ से आगाह कीजिएगा। आपने तालीम कहाँ से हासिल की, किस बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और इस फील्ड में आने तक जो है जो मुकम्मल सफ़र है उस हवाले से थोड़ा सा आगाह करें। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आपके ऑडियंस के साथ मैं एड्रेस कर सकूँ। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। 2015 में मैंने PMS का एग्ज़ाम जो है वो टॉप किया था और साउथ पंजाब से मैं पहला वो फ़र्द हूँ जिसने हमारे जो कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन है, मुकाबले के इम्तिहान है, उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की है। जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का ताल्लुक़ है तो मैं इंग्लिश और LLB की डिग्री रखता हूँ और मेरी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है वो बाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है। और इसके साथ साथ मैंने प्रीवियसली यहाँ लिया में सर्व करने से पहले मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में काम किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर, झंग, डेरा गाजी खान और अभी लेटेस्ट लिया शामिल हैं। और जहाँ तक अभी प्रीवियस असाइनमेंट के साथ साथ मौजूदा असाइनमेंट का ताल्लुक़ है तो अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर लिया के तौर पे काम कर रहा हूँ और मेरी जो तैनाती लिया में है वो अगस्त के महीने में हुई थी। सर, प्रीवियस टिन्योर में अगर बात कर ली जाए, राजनपुर में तैनात रहे, उसमें फोर्ट अब्बास, बहावलपुर और उसके साथ साथ DG खान, उसके साथ साथ जो है अहमदपुर, सियाल, डिस्ट्रिक्ट झंग। तो सर, उन एरियाज़ में जो है एज आ असिस्टेंट कमिश्नर आपने वहाँ पे वर्क किया, उन एरियाज़ के क्या मसाइल थे जो कि आपने वहाँ पे चेकआउट किए और मेजर क्या मसाइल थे उन एरियाज़ के सर? अगर हम मसाइल की बात करें तो हर एक इलाके की एक पेक्यूलियर डायनामिक्स होती हैं और उसी एरिया से रिलेटेड फिर मसले मसाइल भी होते हैं और जहाँ पे मसले मसाइल होते हैं वहाँ पे उनके एडवांटेजेस भी होते हैं। ख़ासतौर पे अगर लिया की हम बात करें तो लिया में जो मेन इशू हमने देखने में आया है वो यहाँ के सिटी एरिया हो या मैं अगर तहसील लिया की बात करूँ तो हमारा जो पेरिफेरल एरिया है ख़ासतौर पर चौक आज़म में, वहाँ पे सैनिटेशन के मसाइल कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट नज़र आए हैं। लेकिन अगर हम प्लस पॉइंट्स की बात करें तो लिया के लोगों को ख़ास तौर पे मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, डायनामिक, बहुत ही तालीम याफ्ता पाया है और मैंने देखा है कि जो लिया की आवाम है और लिया के जो शहरी हैं वो ख़ानगी के लिहाज से साउथ पंजाब हो या पंजाब हो या इवन पाकिस्तान हो उसमें काफ़ी आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे ख़ानगी की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे किसी भी माशरे में दो चीज़ें हैं जो कि इंडिकेटर होती हैं प्रोग्रेस का, और वो लिया के ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो लिया को हम एक बहुत अच्छा और वेल डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। वो दो इंडिकेटर्स हेल्थ और एजुकेशन की हैं। सर, जैसे कि आपने चौक आज़म को मेंशन आउट किया, अगर लिया सिटी के हवाले से बात कर ली जाए तो सर यहाँ पे तैनाती को भी चंद माह गुजर चुके हैं। क्या समझते हैं कि लिया सिटी के अंदर मेजर इशू क्या है लिया सिटी की के हवाले से? अगर हम इमीडिएट इश्यूज़ की बात करें तो उसमें यह है कि एक तो सीवरेज का जो निज़ाम है वो पर्टिकुलरली हमारा काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। जो हमारा मौजूदा सीवरेज है यहाँ से 40-50 ईयर्स वो जो है वो बिछाया गया था, जिसकी वजह से अब क्योंकि अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसी मसले को हल करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कमर कस ली है और ख़ासतौर पर अगर हम इसी वीक की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर लिया ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया जिसका मकसद ये है कि हम आवाम को भी थोड़ा सा शऊर दें। आवाम ऑलरेडी इसमें भरपूर इंतज़ामिया का साथ दे रही है और साथ में उनको मज़ीद जो है वो इंसेंटिवाइज़ भी करें और उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि हम अपने गली मोहल्ले शहरों को और जहाँ जहाँ भी रहते हैं उनको साफ़ सुथरा रखें। एक तो हमने म्यूनसिपल कमेटी लिया को डिप्टी कमिश्नर लिया की ज़ेरे निगरानी मज़ीद फ़ाल किया है। यहाँ पे पहले जो पेमेंट के मसाइल थे, ख़ास तौर पे हमारे सैनिटेशन के इशू थे, वर्कर्स की पेमेंट के हवाले से थे, वो हमने उसको बहुत हद तक बेहतर बनाया और 7 जनवरी से हम हफ्ता सफाई मुहिम जो है वो लिया सिटी के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो दायरा है फिर हम मज़ीद आगे तहसीलों में और हमारी जो सब तहसील्स हैं उनकी तरफ बढ़ाएंगे ताकि ना सिर्फ ये कि हमारा लिया सिटी क्लीन हो सके बल्कि हमारे जो बाकी अर्बन एरियाज़ हैं उन तक भी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचाए जा सकें। यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर लिया ने एक और इनिशिएटिव लिया है, वो ये है कि आप अपनी गली मोहल्ले को साफ़ बनाएं और उसके ऊपर डिप्टी
लिया की जानब से आपको इनाम भी दिया जाएगा। फर्स्ट आने वाले को 2 लाख रुपए और ट्रॉफी, सेकंड आने वाले को 1.5 लाख रुपए और तीसरे नंबर पे आने वाले जो गली माला है उसको हम 1 लाख रुपए के इनाम देंगे। इसमें सेहत, सफाई और ब्यूटिफिकेशन तीनों चीज़ें शामिल हैं। अगर किसी गली में अच्छा पेंट हुआ है, वहाँ पे प्लांटेशन अच्छी है, गमले पड़े हुए हैं और वहाँ पे कोई लिटर रबिश कोई आपको ओपन एयर में नहीं मिलता, तो वो यकीनन गली जो है वो अव्वल, सेकंड या थर्ड जो इनाम है उसकी हकदार करार पाएगी। जी सर, देखा जाए तो ये एक बेटर इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की जानिब से। सर, फ्लड ड्यूरेशन में भी जो है आपकी जहाँ पे लिया ही तैनाती थी, तो उस ड्यूरेशन में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की जानिब से क्या इकदाम किए गए थे, और जो यहाँ पे लिया के बासी हैं, जो कच्ची आबादियाँ यहाँ पे जो मुहित हैं, उनके लिए क्या इकदाम हुए, उस हवाले से भी काइंडली आगाह कीजिएगा। और लोगों की जो रिहेबिलिटेशन है उसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया का जो है किस हद तक किरदार पाया गया है? जी एग्जैक्टली, क्योंकि जो लिया है ख़ासतौर पर अगर हम 2 तहसीलों लिया की और करोड़ की बात करें तो ये हमारे रिवराइन बेल्ट में आती है। इसमें सबसे ज़्यादा रिवराइन बेल्ट हमारी तहसील लिया का है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आबादी है मुतासिर होती है। इस दफ़ा जो हमारा फ्लड था इंडस के अंदर, वो बेसिकली कोई एक्सेप्शनली हाई फ्लड नहीं था, वो मीडियम लेवल का फ्लड था जिसमें 7 लाख से 8 लाख क्यूसेक तक का जो पीक डिस्चार्ज है वो देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कुछ मवाज़ात थे हमारे तहसील लिया के और कुछ मवाज़ात हमारे तहसील करोड़ के थे वो इनअंडेटेड हुए, यानी कि वहाँ पर पानी चला आया। अगर हम इसकी फ़्लड की बात करें तो ये उस लेवल का फ़्लड नहीं था जैसे 2010-2011 में देखने को मिला, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से एक प्रोएक्टिव अप्रोच देखने को मिली। हमने किसी भी किस्म के खुदा न खास्ता जानी या माली नुकसान का वेट नहीं किया, बल्कि प्रोएक्टिवली हमने 2 दिन पहले ही जो इलाके थे वो खाली करवा के उनको महफूज मकामात तक जो है वो पहुँचा दिया, जिसके लिए हमने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और हमारे जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा। और जितने भी मुतासरीन थे जो हमारे कैंप्स में, हमने उनको 3 टाइम कुक्ड फूड जो है वो अवेलेबल करवाया। और यही वजह है कि यहाँ पर तकरीबन 12,000 से ज़ायद जो अफराद हैं उनको हमने 1 महीने तक यहाँ पे सपोर्ट किया। और गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे ये इनिशिएटिव था मौजूदा गवर्नमेंट का कि हमारे जो फ्लड मुतासरीन हैं वो किसी किस्म की जो है वो घबराहट का शिकार ना हो और किसी किस्म की सूरत से वो महरूम ना रहे। सर, इसमें जो फलाही इदारे हैं उनका क्या किरदार रहा, और अभी भी अगरचा जो यहाँ पे बेल्ट है, दरियाई बेल्ट, वहाँ का विज़िट किया जाए तो जो लोग हैं वो जो है अभी भी यहाँ पे आस लगाए हुए हैं। चंद जो लोग हैं वो अभी जो है बिना छत के जो है यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की जानिब से क्या इकदाम करने होंगे या क्या कुछ किया गया है? अगर हम लिया की बात करें तो यहाँ पर जो ये रिसेंट स्पेल आया बारिशों का, इसने प्रीवियस जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे उनको बीट किया हुआ है। और अगर आप इवन चबारा की बात करें तो अर्बन फ्लडिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई और इस सिलसिले में जो इंतज़ामिया का जो रोल था वो भी बड़ा प्रोएक्टिव था। ड्यूरिंग रेन और आफ्टर रेन जो था वो हमने उन जितने भी मुतासरीन थे जो अर्बन फ्लडिंग का और फ्लैश फ्लडिंग का जो मुतासर हुए तहसील लिया में, करोड़ में या फिर तहसील चबारा में, उनको बर वक्त जो है वो राशन की फैसिलिटी PDMA की जानिब से और साथ में उनकी जो टेंटेज वगैरह वो इमीडिएटली प्रोवाइड की गई। सेकेंडली अगर हम मुखैर हज़रात की बात करें तो डेफिनेटली किसी भी डेवलप सोसाइटी के अंदर, महज़ब सोसाइटी के अंदर हुकूमत ही वाहिद वसीला नहीं होती, सिविल सोसाइटी भी अपना रोल प्ले करती है। अगर हम लिया की बात करें तो लिया में भी सिविल सोसाइटी ने हमारे साथ बढ़ चढ़ कर जो है वो ताउन किया। इस सिलसिले में हमारे जो अंजुमन ताजरान थे या बाकी हमारी सिविल सोसाइटी थी उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन को फुली सपोर्ट किया। और ना सिर्फ ये कि हमारे लोकल बल्कि हमारे जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर काम करने वाली मुख्तलिफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको भी हमने मोटिवेट किया। उनकी वजह से यहाँ पर जो राशन सप्लाई थी उसको बेहतर बनाया गया है। मैं इस सिलसिले में बताता चलूँ कि जो फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग के दौरान जिनकी डेथ हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें हुकूमत पंजाब की तरफ से किसी भी डेथ का जो क्लेम है वो अभी तक अनक्लेम्ड पड़ा हुआ हो। जितने भी खुदा न खास्ता जितनी भी डेथ हुई थी तीनों तहसीलों में लिया, करोड़ या फिर चबारा में, उनको हमने बर वक्त जो है उनके जो डेथ कंपनसेशन थी PDMA की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से वो प्रोवाइड की। और इस वक्त कोई भी ऐसी डेथ का क्लेम नहीं है जो कि अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग की वजह से हमारा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ। थर्डली जो हमारा रिहेबिलिटेशन फेज़ है उसमें आपको बताते चलूँ कि जो जितने भी मुतासरीन थे कुछ अपनी मदद आप की तरह चले गए और बाकियों को इंतज़ामिया ने जो है उनके घरों तक पहुँचाया। और इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई फर्दर कोई इश्यूज़ हैं, घर के मसले मसाले हैं, तो वो हमारे ऑफिस में आएँ
और इंशाल्लाह गवर्नमेंट की जानिब से जो कंपनसेशन है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। सर, अगर अच्छा बात कर लीजिए म्यूनसिपल कमेटी लिया की कारकर्दगी के हवाले से, तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लिया की जो म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी है उससे किस हद तक मुतमईन है सर? जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसके तहत मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटीज़, ज़िला कौंसल और मेट्रोपॉलिटन या कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए थे। अगर हम म्यूनसिपल कमेटी लिया की बात करें तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं, वो हमारे तमाम मामला जो हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे भी ड्यूटी असाइन की हुई है और सुबह हम जाके खुद भी गली महल्ले वार्ड्स का चेकअप करते हैं कि जी वहाँ पे कोई म्यूनसिपल वेस्ट की ख़ास तौर पे कलेक्शन हो रही है नहीं हो रही, और जो हमारा ड्यूटी का जो रोस्टर है उसके मुताबिक हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। यकीनन मसले मसाइल हैं, लेकिन तहसील और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसका बखूबी इदराक है और जहाँ की भी कंप्लेंट आती है तो उसको रिजॉल्व करने की फ़ौरन कोशिश की जाती है। सर जी, देखें कि अगर अगस्त में तैनाती हुई आपकी, अभी दिसंबर भी बीत चुका है, जनवरी है 2023 है, 22 में यहाँ पे तैनाती हुई थी, आपने विज़िट किया है ये शुगर मिल लिया है जो मेन, उसके साथ जो ट्रैक बना हुआ है रेलवे के साथ साथ, कभी जो है उस एरिया का, उस बैंड का विज़िट किया है? एग्जैक्टली ख़ास तौर पे जब ये हमारा क्रशिंग सीज़न का इनाग्रेशन हुआ तो आलमोस्ट एवरी अदर डे हम वहाँ पे विज़िट करते हैं। उसमें दो किस्म के मसाइल हमें ख़ास तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे ट्रैफिक चौक रहती है, ये बड़ी खुशाइन बात है कि लास्ट ईयर की निस्बत इस दफ़ा वहाँ पे कोई लंबी लाइन देखने को आपको नहीं मिलेंगी। दो कि वो लाइंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं लेकिन वो इतना लंबी नहीं है कि जिससे पब्लिक के लिए कोई नुकसान्स क्रिएट हो। और सेकंड इशू जो है वो हमारा होता है कि जी जो शुगर मिल है वो हमारे ग्रोवर्स को फैसिलिटेट कर रही है नहीं कर रही, तो दोनों सर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रैक आ रहा है रेलवे के साथ, ये गुजरता हुआ रेलवे ट्रैक के साथ साथ जाता है बाईपास पे जो है जाके निकलता है, जहाँ पे बुद्ध मंडी हुआ करती थी पुरानी, वहाँ तक जो है ना, और दूसरी लोकेशन में अगर देखें तो वो बाईपास को भी टच करता है, और ये जो मेन बाज़ार फाटक है वहाँ से होता हुआ बाईपास तक जाके निकलता है। उस एरिया का कभी उस बेल्ट का विजिट किया हो? वहाँ पे जो है जो फूड के गोदाम हैं वो भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ लिया के वस्त के अंदर जो है डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, तो उस हवाले से कभी कोई इनिशिएट लेने की कोशिश की गई हो या नेक्स्ट कोई प्लान हो? एग्जैक्टली ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसका हमने जो सर्वे था वो ऑलरेडी करवा लिया हुआ है, और लास्ट वीक यानी कि दिसंबर में ही, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में डिप्टी कमिश्नर इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी और तहसील इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया की एक हाई लेवल मीटिंग को भी चेयर किया था। उसका पर्पज़ यही था कि हमारा जो ओपन लैंडफिल साइट से उनको ख़त्म किया जाए, और ये सबसे जो हमारा मेन कंसर्न था वो हमारी फूड गोदाम्स के साथ जो ओपन डंपिंग साइट है वो उसको ख़त्म करना है। इसको हम इंशाल्लाह ताला ट्रेंच सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी जो ऐसी कोई लैंडफिल साइट्स जहाँ पे जो सिटी एरिया से दूर वाक़ हो, क्योंकि अगर हम सिटी के अंदर ही डंप करते हैं उसको तो उससे मसला ये होता है कि जो वहाँ पे लैंडफिल साइट पे चीज़ें डंप की जा रही है तो दोबारा परिंदे उनको फिर ऊपर नीचे वो साइड पे करके उसके दोबारा। सर ये कब तक जो है मुमकिन हो पाएगा और लिया के जो बासी हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? रिसेंटली जो है ये 7 जनवरी से बाकायदा तौर पे सफाई मुहिम का भी आगाज़ होने जा रहा है, अच्छा इनिशिएट है, तो उस ड्यूरेशन में आया कि क्या ये मुकम्मल हो पाएगा? एग्जैक्टली मुकम्मल होने के लिए मैं आपको कोई डेडलाइन तो नहीं दूंगा, लेकिन इसमें ये है कि जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया उस बारे में काफ़ी सीरियस है, क्योंकि गंद उठाना ही उस एक मसले का हल नहीं है, इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना भी म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट की फ़िलासफ़ी का एक हिस्सा है। तो इस फ़िलासफ़ी के तहत हमने सिटी एरिया से दूर 2-3 साइट्स जो हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और उनमें से फर्दर जो है वो डिप्टी कमिश्नर खुद भी विज़िट करके उसमें फाइनलाइज़ करेंगे कि हम किस जगह के ऊपर जो सिटी से दूर है वहाँ पर इसको डंपिंग साइट को कर सकते हैं। जब तक डंपिंग साइट आइडेंटिफाई हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो ये जो म्यूनसिपल वेस्ट ऑलरेडी हमारा अवेलेबल है इंशाल्लाह इसको भी वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सर लिया में तैनाती को तकरीबन 5 माह गुजर चुके हैं, लिया सिटी के अंदर ऐसा कोई महल्ला जिसे आप जो है बतौर मॉडल पेश करना चाहें कि वो जो है सफाई के लिहाज से, नकासी आब के हवाले से जो है बड़ा ज़बरदस्त हो, कोई ऐसा कोई महल्ला, ऐसा कोई यहाँ पे कोई चौक या ऐसी कोई गली, मैं काइंडली जो है आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, आप जो है हमारे नाजरीन को कोई ऐसा कोई मॉडल महल्ला जिसे आप पेश करना चाहें। नहीं, लिया और लिया वाले खुद ही इतना खूबसूरत हैं
कि किसी एक महल्ले का नाम लेना फिर किसी दूसरे महल्ले के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इस वजह से तमाम लैया ही एक मॉडल है और इनफैक्ट इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें सिविल सोसाइटी और हमारे जो शहरी हैं वो एक कलीदी रोल जो है ना वो प्ले कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरी तमाम सिविल सोसाइटी से, अंजुमन ताजरान से और तमाम शहरी जो लैया के रहने वालों से गुजारिश होगी कि अपने इर्द गिर्द को मज़ीद साफ़ करें और ख़ास तौर पे हमारी जो 7 जनवरी से और वैसे रूटीन की जो हमारी एक सफाई मुहिम चल रही है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि इंतज़ामिया के साथ साथ सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो भी स्ट्रेंथन होने को देखने को मिले। सर, जैसे आपने हमारे नाजरीन को आगाह किया, लेकिन जो है म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी से जो है ना आपकी इस जवाब से मुझे नहीं लगता कि आप जो है काफ़ी हद तक मुतमईन है। और दूसरा सर, अगर बात की जाए म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से तो एनीवन किसी भी सिटी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी तहसील को देखा जाए तो म्यूनसिपल कमेटी का वहाँ पे जो है काफ़ी कलीदी किरदार होता है। उसके चौकों चौराहों गली कूचों को जो है उसकी जो खूबसूरती है उसे दोबाला करने के लिए तो म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है जो अहलकारान है, एक तो चलो वो फील्ड में नहीं जाते, वो एक अलग मैटर है, उनकी जानिब से अगर कोई एहतजाज किया जाए वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं लेकिन फील्ड के अंदर जो लोग हैं वो कम होते हैं। और दूसरी जानिब जो मेजर इशूज़ यहाँ पे सामने आ रहा है, जो लैया मैनर कैनाल जा रही है, इसके अंदर जो है म्यूनसिपल कमेटी के अहलकारान की जानिब से जो है डायरेक्टली जो यहाँ पे होल बनाए गए हैं उनसे पानी निकाल के नहर में डाला जाता है। जो लैया में बनाया गया जो पार्क हैं उन पार्कों में भी जो है जो यहाँ पे डिस्पोजेबल बनाए गए हैं उनका जो पानी है गंदा वो जो है उसमें छोड़ दिया जाता है। तो क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? अभी इस पर कोई अमल दरामद हुआ है, नेक्स्ट होगा? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस सिलसिले में मैंने आपको पहले गुजारिश की कि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं वो पर्सनली इस पूरी कैंपेन को स्पेयर हेड कर रहे हैं और उसके खातिर खार नतायज जो हैं वो भी बरामद होना शुरू हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें म्यूनसिपल कमेटी के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है उसको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। सेकेंडली, आपने कैनाल रोड की बात की तो डिप्टी कमिश्नर का सबसे जो मेन फोकस है वो कैनाल के ऊपर ही है। इस सिलसिले में उनकी एक फ़िलासफ़ी ये थी कि जो भी हमारी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स या जो हमारे घर कैनाल रोड के साथ वाक़ हैं वो अपना अपना एक रोल प्ले करें और कैनाल की जो एक पैच है उसको ऑन करके उसको ग्रीन बेल्ट में डेवलप करना शुरू कर दें। ये कैंपेन हमारी जो है वो लैया सफाई मुहिम का भी हिस्सा होगी और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो हमारा कैनाल रोड और हमारे गली मोहल्ले ही होंगे। सेकेंडली ये है कि एचआर की जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है उसको हमेशा से ही बेहतर बनाने की ज़रूरत हर जगह पे रही है। अगर ये कहा जाए कि जी बिल्कुल सफाई नहीं हो रही तो मेरे ख्याल में ये भी ठीक ना होगा। अगर हम ये कहें कि 100% हो रही है तो ये भी मेरे ख्याल में बात शायद ठीक ना हो। इस वजह से जितनी भी हमारी तहसील और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो इसके ऊपर बड़ा ख़ास फोकस रखे हुई है। मैं एक तो गुजारिश करूँगा कि हमारा जो डिप्टी कमिश्नर लैया का ऑफिशियल पेज है या असिस्टेंट कमिश्नर लैया का ऑफिशियल पेज है उस पर अपनी कंप्लेंट्स लाजमी दर्ज करें। अगले दिन एक कंप्लेंट थी महल्ला शेखुपुरा की थी या महल्ला शेख वाला की थी, तो रात को डिप्टी कमिश्नर ने मुझे डायरेक्शन दी कि वहाँ पर पानी का जो है वो मसला है और जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है तो आप जाके विजिट करें। तो सर सारे मोहल्ला जात की यही सूरत हाल है। मोहल्ला वागे वाला आप देख लें कि वहाँ जो मस्जिदें हैं बनी हुई, मस्जिदों के सामने जो है 1.5 फुट तक पानी खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली जब मैंने वो महल्ला शेख वाला था या शेखुपुरा था उसमें जब मैंने विज़िट किया तो मेरे साथ सैनिटरी सुपरवाइज़र भी थे और मेन कंसर्न जो था वो यही था कि हमारी जो सीवर लाइन है क्योंकि 40 ईयर्स ओल्ड है, 50 ईयर्स ओल्ड है, वो अब पानी का वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही जिसकी वजह से वहाँ पे वो ओवरफ्लोइंग की शिकायत है। सेकंड इशू ये था जब मौके पे जाके विज़िट किया तो पता ये चला कि जो महल्लेदार थे उन्होंने अपने अपने घरों के ऊपर जो अपना घर का लेवल था वो ऊपर किया हुआ था। किसी ने मिट्टी जो थी वो डंप की हुई थी जिसकी वजह से वो पानी जो है वो बैक फ्लो हो रहा था। तो यही वजह है कि मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ के शहरी हैं कोई अगर मसला हो तो उसमें इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करें। जब वो ऐसे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स करते हैं तो उससे सलूशन मज़ीद जो है वो बेहतरी की जानिब जाने की बजाय वो उल्टा ख़राब हो जाता है। वहाँ पर हमने जहाँ पे ये पानी का ज़्यादा इशू होता है वहाँ पे जेटिंग और सकर मशीन और ख़ास तौर पर उनकी डीसिल्टिंग के लिए जो है ना वो खसूसी तौर पर सख्त इक़दाम किए ताकि इस किस्म के मसले का जो है वो तदारक हो जाए। सर नौजवानों के साथ भी वक्त गुजारने में जो है काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर आप कभी जो है जो लैया तौंसा पुल बन रहा है वहाँ का विज़िट कर रहे हैं, दीगर जो पार्क हैं वहाँ जो है आप उसका विज़िट कर रहे होते हैं। तो लैया में क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा पार्क है जिसमें जो है फुली जो है जो सहूलियात हैं वो दस्तियाब हैं लैया के बासियों के लिए?
कि जिसे आप समझते हैं कि अमूमन वाकई ही वो जो है एक तफरीह गाह है? लिया को अगर एज ए होल डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो लिया जैसा खूबसूरत खिता जो है मेरे ख्याल में पंजाब में अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी ये है कि ये दरिया और सहरा के दरमियान है। एक साइड पे दरिया है तो दूसरी साइड पे सहरा है। जैसे दरिया का पानी मीठा है वैसे यहाँ के लोग मीठे हैं। जैसे सहरा जो है वो एक बड़ी वसअत वाला है, तो यहाँ के लोगों के जो दिल हैं वो उनके। लेकिन सर लिया के जो पार्क हैं उनमें सहूलियात का फुकदान है। नहीं, एग्जैक्टली ये बात भी ठीक है। फैमिली पार्क देख लें सर, ये सदीक सेंट्रल पार्क देख लें, यहाँ पे लेडीज़ के लिए मुख्तस किया गया एक खुर्शीद पार्क है, उसकी भी यही सूरत हाल है। और बाकी भी दीगर जो यहाँ पे पार्क मौजूद हैं, जनाह पार्क है, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी आपसे जिक्र भी किया इसी हवाले से कि वहाँ पे गंदा पानी छोड़ा जाता है, तो वहाँ पे तो सहूलियात का फुकदान है। अभी जो है कोई इनिशिएट ही नहीं लिया गया। लिया के बासी किस साइड पे रुख करें, कहाँ जो है ना उन्हें तफरीह जो है वो प्रोवाइड हो सकेगी? एग्जैक्टली अब अगर आप इन पार्क्स का देखें तो उसकी एक और फैक्टर भी है, और वो फैक्टर ये है कि पहले जो हमारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ थी वो डेवलप नहीं हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो लिया का स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है ये पंजाब के सबसे बड़े स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में शामिल है। और लिया के स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के अंदर जो लेडीज़ पार्क और लेडीज़ ग्राउंड है, ये वाहिद ग्राउंड है जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है फॉर लेडीज़। तो सिद्दीक पार्क या बाकी पार्क्स में विज़िट ना करने का एक पर्पज़ ये भी है कि वो हमारी ख़वातीन जो पहले इस किस्म की सहूलियात से महरूम थी, अब वो इन डेवलप्ड सहूलियात की तरफ जो है वो रुख कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा वहाँ पे रश जो है वो कम देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 1 महीना पहले जितने भी हमारे पार्क थे उनका मैंने खुद सर्वे करवाया, उनकी ड्रोन स्ट्रेचेस करवाई, और इंशाल्लाह ताला आपको 1 महीने के अंदर मज़ीद इसमें बेहतरी नज़र आएगी। इसमें जो सबसे बेहतरीन आंसर है वो ये है कि यहाँ पे जो ग्रास कवर की कमी थी या यहाँ पे जो प्लांटेशन की कमी थी उसको हम पूरा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो सहराए थल के और जो लोकल जो हमारी वैरायटीज़ हैं, जिसमें अमलताज शामिल है, जिसमें सुखचैन शामिल है, जिसमें कीकर शामिल है, फ्राश है और बाकी शीशम के दरख्त शामिल है, वो इंशाल्लाह ताला शेडी वुडी प्लांट्स वो सारे वो करेंगे ताकि हमारे ये जो ट्रेडिशन है वो भी अलाइव रहे और साथ में हमारा प्लांटेशन जो है वो भी बूस्टअप हो। सर अगर इसी कचहरी रोड की बात की जाए, प्रीवियस जहाँ पे एसी रहे नियाज़ मुग़ल साहब, अब उनकी तैनाती अहमदपुर सियाल में है, उनकी जानिब से जो है यहाँ पे एक पार्क बनाया गया था एम्बेसडर पार्क, उसकी सूरत हाल भी काइंडली देखिएगा और देखी भी होगी आपने। और दूसरा आपकी जानिब से जो है लिया के बासियों के लिए एक इनिशिएट लिया जाना था कुरान पार्क के नाम से, तो वो कब तक पाया तकमील तक पहुँचेगा सर? जी, हमारा जो डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स है जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जुडिशल कम्प्लेक्सेस शामिल हैं, इसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर अगर आप पहले देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। और यहाँ पर जो हमारे ग्रीन ब्लैक बेल्ट्स हैं, ख़ास तौर पे उनको हम दोबारा से एक प्लांटेशन कैंपेन के तहत, जिसमें हमारी जो स्प्रिंग प्लांटेशन है जो मार्च में स्टार्ट होगी, उसके लिए हमने प्लान चार्ट कर दिया। इसके साथ साथ हमारे ऑफिसेज़ के साथ जितने भी ग्रीन बेल्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे भी उनको दोबारा से आबाद किया जाएगा। और ख़ास तौर पे हमारा जो हाईवे है जो कि मेन हमारे डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के साथ ही से गुजर रहा है, यहाँ पे प्लांटेशन थोड़ा कम होने की वजह ये थी क्योंकि ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो एप्रीहेंशन यही थी कि अगर हम यहाँ पे प्लांटेशन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से वो प्लांट्स हमारे डाई हो जाएंगे। यही वजह है कि हमने थोड़ा सा इसको डिले किया। और फिर एक्सट्रीम वेदर जिसमें धुंध शामिल थी उसमें पौधों के जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम थे, तो इसको हमने डेफर कर दिया हुआ है टिल स्प्रिंग प्लांटेशन। जश्न बाना के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको एक बड़ी अच्छी प्लांटेशन कैंपेन देखने को मिलेगी। सेकेंडली जो कुरान पार्क है वो उसका काम भी इसी वजह से डिले हो गया था क्योंकि कोहरा और धुंध की वजह से और बाकी मसले मसाइल थे और उसकी वजह से काम स्टार्ट नहीं हो पाया। इंशाल्लाह ताला जनवरी के माह में उस पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा और लिया को जो है एक और अच्छा पार्क जो है वो इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, मैंने अमूमन फील्ड में जो है आपको मुख्तलिफ बोलियों में बात करते देखा है, तकरीबन कितनी बोलियाँ बोल लेते हैं? अच्छा, मेरी मादरी ज़बान तो है वो सराइकी है, फ़ारसी भी है, साथ में पश्तो, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, बलोची भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली वो जिसे कहते हैं ना हफ्ते ज़बान होना, जिन पे सर अबूर हासिल हो, ताकि जो है ना नाजरीन भी मैं कुछ आपसे सुनना भी चाहूँगा उस हवाले से ना, जिन पे आपको अबूर हासिल हो। नहीं, अगर अबूर हासिल होने की बात करें तो वो तो शायद आपको अपनी मादरी ज़बान पे भी ना हो, लेकिन ये है कि जो आपकी नियर नेटिव कॉम्पिटेंसी है
क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी पर्शियन स्पीकिंग हैं, तो मेरी ज़्यादा जो फ्लुएंसी है वो उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी और फ़ारसी में है। लेकिन इसके साथ साथ बलोची और पश्तो जो है वो और सिंधी वो भी सोशलाइजेशन की हद तक मैं बोल सकता हूँ। सर करप्शन जो है एक नासूर बन के जो है हमारी सोसाइटी के अंदर वो इमर्ड हुआ है और ताहाल जो है इसके खात्मे के लिए कोई ना तो इनिशिएट सामने आ सका है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, आप जो है करप्शन की तारीफ़ करेंगे मुख्तलिफ बोलियों में ताकि जो है वो इससे महजूज़ भी हों और उन तक एक पैगाम भी जाए। करप्शन की मैं तो तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं तो हमेशा इसके ख़िलाफ़ ही रहा हूँ। सर करप्शन को मतलब डिफाइन किन अल्फाज में करना चाहेंगे? जैसा कि मुख्तलिफ तारीफ़ें होती हैं उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि करप्शन को आप डिफ़ाइन करें मुख्तलिफ बोलियों में सर। करप्शन जो है करप्शन है क्या सर? अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो मेरे ख्याल में कोई एक फ़र्द वाहिद की किसी एक डेफिनेशन को हम ये नहीं कह सकते कि 100% करप्शन को जो है वो डिफ़ाइन करती है। अगर हम इसके अगेंस्ट जो है वो ऑनेस्टी आती है, इवन ऑनेस्टी की भी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि जिसके ऊपर सब मुत्तफ़िक़ हों कि ये है। बहरहाल ये है कि करप्शन का मतलब यही है कि जब आप अपने फ़राइज़ मनसबी से गफलत बरतते हैं और आवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में वो करप्शन है। फिर करप्शन की भी मुख्तलिफ़ अक़साम है। अगर एक बंदा है फ़ाइनेंशियल करप्शन करता है, एक बंदा है कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी वक्त पर अंजाम नहीं देता, तो ये भी करप्शन की एक वन फॉर्म और दी अदर है। लिहाजा मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स ने जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या फिर हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं के एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। तो पॉइंट इस कि अगर पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है और पब्लिक को उनकी वो नीड्स के मुताबिक उनकी जो डिमांड्स हैं वो मीट अप हो रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसमें करप्शन जो है इन्वॉल्व होगी। इसमें असल जो रोल है वो हमारे जो ऑफिस बेरर्स का है, जो हमारे ऑफिसर्स का है, वो है कि वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को और पब्लिक पल्स को जो है वो फील करते हुए उनकी जितनी भी डिमांड्स होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करें। अगर हम यहाँ पे एसी ऑफिस की बात करें तो सबसे पहले जो मैंने इश्यूज़ यहाँ पे देखे वो ये था कि डोमिसाइल का असूल जो था वो थोड़ा मुश्किल भी था, कदर मुख्तलिफ भी था। हमने 24 आवर्स के अंदर इसका जो असूल है वो मुमकिन बनाया और गवर्नमेंट की जानब से खसूसी तौर पे ये इनिशिएटिव था कि पहले ये जो फाइल्स इनकी मैनुअल जमा हुआ करती थी, अब ये एप्लीकेशन जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। सेकेंडली जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये देखा था कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करने के लिए ये है कि आपकी जो कोर्ट वर्क है वो बर वक्त होना चाहिए। प्रीवियसली भी कोर्ट वर्क होता रहा, लेकिन वहाँ पे जो केसेस की जो डिस्पोजल थी वो उतना स्पीडी तरीके से नहीं थी जैसे होनी चाहिए। यही वजह है कि मैंने आते ही जो कोर्ट वर्क है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर की जो कोर्ट है, कलेक्टर कोर्ट, उसका जो दौरानिया है या जो औकातकार हैं, एक तो वो बढ़ा दिया और सेकेंडली उसके जो अयाम है वो भी बढ़ा दिए। पहले ये 1 दिन होती थी, फिर हमने 2 दिन की और अब ये 3 दिन हो रही है। और इससे हमारी जो डिस्पोजल है वो पिछले 4 महीनों में तकरीबन 90 से 95% बढ़ गई है और वो केसेस जो काफ़ी अर्से से ज़ेर अल्तवा पड़े हुए उनको हम फैसला करने की पोजीशन में आ गए हुए। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि जो आवाम आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जिस एक्सपेक्टेशन से वो आए हैं उनका कम अज़ कम जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। ये और बात है कि इंसाफ को एक फ़ुटबॉल का मैच नहीं है कि जिसने 2 गोल दाग दिए तो वो जीत गया और जिसने कोई गोल ना दागा तो वो हार गया। इंसाफ का मतलब यही होता है कि आप कानून के मुताबिक अमल दरामद करते हुए जो फैसला वो करें। यही वजह है कि मर्डर की जो सज़ा है वो ये है कि आप किसी को जो मजिस कोर्ट होती हैं वो अगर किसी के ऊपर ये जुर्म खुदा न खास्ता साबित हो जाए तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। अब सज़ाए मौत का मतलब ये नहीं है कि अगले बंदे की जान ले ले तो इंसाफ के तकाज़े नहीं पूरे, नहीं, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि उसकी जो मर्डर की जो पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी है। तो इस वजह से अगर किसी को ऊपर जुर्म साबित हो जाता है और ऑनरेबल कोर्ट उसको सज़ा दे दी जिसका मतलब इंसाफ के तकाज़े पूरे हो गए हैं। तो यही वजह है कि ये ना तो क्रिकेट मैच होता है और ना ही ये फ़ुटबॉल मैच है कि ज़्यादा विकटें लेने वाले जीत जाते हैं और जो विकटें गंवा देते हैं वो हार जाते हैं। या ये है कि फ़ुटबॉल मैच नहीं है जिसने ज़्यादा गोल कर दिए तो वो जीत गया और जो गोल ना कर सका तो वो हार गया। अच्छा सर, हमारे जो नाजरीन हैं वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपसे गुजारिश की कि काइंडली लेकिन जो हमारे इस बेल्ट के या हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने अपनी पहचान जो है माँ बोली से भी वो करवाते हैं। उनमें बलोची भी हैं, सिंधी भी हैं, पश्तून भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि काइंडली जो है उन लोगों तक आप जो है जो करप्शन की डेफिनेशन है वो काइंडली अपनी माँ बोली में और दीगर जो बोलियाँ आप जिन्हें आप जानते हैं वो काइंडली एक लाइन में उन तक पहुँचाएँ।
तारीफ़ का तो मुझे अभी एज सच कोई किसी ऐसे पॉलिटिकल थिंकर की या उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपर्ट है उसकी कोई याद नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। हाँ, जहाँ तक सर अपनी तरफ से वो करना। नहीं, मैं खुद को इतना एक्सपर्ट नहीं समझता कि मैं इसको ऐसी तारीफ गढ़ूं कि इसके ऊपर बाकी ऐसे शिकार उठें या उसको तारीफ के ऊपर फिर तारीफ करें। सर ये क्या चीज़ है? ये करप्शन की झिझक क्या है? करप्शन पे बात करने की झिझक है, क्या चीज़ है? मैं इसे क्या समझूं? लेकिन मेरे नाजरीन इस चीज़ के ख्वाहिशां हैं कि जो है ना वो आपके मुंह से मुख्तलिफ किस्म की जो बोली हैं वो सुने। और मैं भी चाहता हूँ कि आप जो है ना उन्हें बोलने का ये है। तो मैं जितने भी जो मुझे थोड़ी ज़बानें आती हैं जिन पे मैं फ्लुएंट हूँ, तो मैं एक एक दो फिक्रे बोल लेता हूँ। अपनी मादरी ज़बान से स्टार्ट करूँगा कि जो सराइकी है। सराइकी क्योंकि एक मिठी ज़बान है भाई, लिहाजा मैं कोशिश करे कि मैं मुख्तलिफ फोरम देते हुए हमेशा एक कोशिश की कि मैं अपनी माँ बोली का जाना लाजमी इज़हार करा, क्योंकि सारी मादरी ज़बान जी है वो सराइकी है, लेकिन सारी सरकारी ज़बान और सारी जी नेशनल लैंग्वेज है जी कौमी ज़बान है उर्दू है। इस वास्ते मुख्तलिफ फोरम उर्दू ही बोलनी पी है। एज़ फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न, बिकॉज आई होल्ड मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सो आई एम क्वाइट फ्लुएंट इन इंग्लिश एज़ वेल। और अगर फ़ारसी की बात करें तो फ़ारसी के दो ही लहजे हैं। एक तो फ़ारसी है जो कि पाकिस्तान में नहीं बोली जाती, लेकिन जी दो तो मुझे समझ आ चुकी हैं, लेकिन ये वाली मुझे समझ नहीं आनी। एक डायलेक्ट इसका जो है वो हज़ारगी है, जिसको हम हज़ारा कहते हैं, वो हज़ारा कबीला बोलते हैं, वो भी फ़ारसी का एक लहजा है। तो लेकिन फ़ारसी मैं बोलूँगा क्योंकि फ़ारसी को अफ़गानिस्तान में दरी कहते हैं और ईरान में फ़ारसी कहते हैं। तो मेरे जितने भी ऑडियंस हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हाल शुमा चतुर ख़ूबीन खानवाद शुमा ख़ूबे। तो मैंने ये पूछा है कि आप कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं। और अगर कोई ईरान में सुन रहा है तो मैं उनसे कहूँगा कि आज ईरान चे खबर, यानी कि ईरान के मामला ठीक चल रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान से है तो मैं उनसे पूछूँगा कि आज अफ़गानिस्तान चे खबर, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या हाल वाल चल रहे हैं। और इसके अलावा बलोची की बात करें तो बलोची के फिर अगेन दो डायलेक्ट्स हैं, एक सुलेमानी है और एक मकरानी है। मकरानी जो बलोची है वो फ़ारसी के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है, जो सुलेमानी है वो थोड़ा डिफरेंट डायलेक्ट है। और पश्तो है, ऐसे पश्तो के मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं। तो पश्तो में भी मैं कहूँगा कि जो हमारे पठान भाई देख रहे हैं इस वक्त, तो संगे चाल दे जोड़ बखैर मज़ोक की तबीयत शादी तकड़ा है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमारी सोशलाइजेशन में जो है वो नाज़रीन जी आप खुद ही समझते रहिएगा, मुझे समझ नहीं आ रही। कंटिन्यू सर। और दूसरा जो बलोची है, बलोची का जो मकरानी है उसमें हाल वाल पूछना तो पूछते हैं कि शमचिया हालंत। और अगर हम सुलेमानी बलोची की बात करें तो उसमें पूछते हैं कि था हालत है कि आप हाल बताएं, आपके क्या हाल चाल हैं। तो अगर हम सिंधी की बात करें तो सिंधी में अगर किसी से पूछना कि आपका नाम क्या है तो पूछते हैं कि तो जो नालो चाहे सही। तो ये मुख्तलिफ ज़बानें थी। सही होगा सर। बाकी ये है कि तमाम ज़बानें जो हैं वो हमारा एक जो मुल्क है वो एक गुलदस्ते की मानद है, जिसमें मुख्तलिफ कौमियत मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले जो लोग हैं वो गुलदस्ते की मानद जो है ना वो जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे मुल्क की एक बहुत ब्यूटी है और इस ब्यूटी को हमेशा ध्यान रहना चाहिए। ये लिसानियत या ग्रोहबंदी से हट कर हमारा मुल्क एक वहदानियत का एक दर्स भी देता है। और कायद आज़म का भी यही फरमान है कि आपने अपने नस्ल ज़ात पात और अपने मज़हब को एक साइड पे रख कर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। तो मौजूदा दौर में पाकिस्तान जिन मराहल से गुजर रहा है, जिन मुश्किलात से, जिन मसाइल से दुचार है, तो उस सिलसिले में सबसे अहम बात है वो यही है कि हमारे जो बानी पाकिस्तान हैं, फादर ऑफ द नेशन हैं, उनके असूलों को अपना कर एक दफ़ा फिर हम यकजहती का सबूत दें और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। अच्छा सर, मैं अपने हर प्रोग्राम में जो है कोशिश करता हूं कि एक सवाल जो है हर फ़र्द से ज़रूर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे पूछूं, और ये सवाल अमूमन अवामी भी होता है। हम थे करप्शन पे, तो सर लिया में क्या समझते हैं? आपको यहाँ पे सर्व करते तकरीबन 5 मंथ हो चुके हैं। टॉप ट्रेंडेड यहाँ पे कौन सा इदारा है जिसे आप समझते हैं कि करप्शन में टॉप ट्रेंड पे जा रहा है इस टाइम? नहीं, किसी एक इदारे को पिन पॉइंट करना मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगा। सर जी जो करप्शन कर रहे हैं वहाँ पे इंसाफ के तकाजे अगर लबरेज भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
ऑलरेडी करप्शन तो है ही ना सर। नहीं, आपने ये पॉइंट आउट किया ना कि आप ये पूछना चाहें कि कौन सा ऐसा इदारा है। हाँ, जो टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है इस टाइम सर। नहीं, इस सिलसिले में मैं आई थिंक कि जो ओपिनियन है वो आवाम तक छोड़ूंगा कि आवाम इस चीज़ के बेहतर ही जज हैं कि वो बता सकते हैं कि कहाँ पे करप्शन है और कहाँ पे करप्शन नहीं है। मैंने अपनी पब्लिक लाइफ में ये चीज़ देखी है कि जो भी बंदा आता है वो सिंपल दो चीज़ें उसने लाजमी वो कहनी होती हैं। एक तो यह है कि उसकी दरख्वास्त पे ये लिखा होता है कि मैं गया, मेरी सुनवाई ना हुई, धक्के दे के जो है ना मुझे निकाल दिया गया। दूसरा उसमें ये लिखा होता है कि मुझसे पैसों का तकाजा जो है ना वो किया गया। अब पैसों का तकाजा एक ऐसी चीज़ है करप्शन की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन जब उससे ये पूछा जाता है कि भाई आपके पास कोई सबूत है, तो वहाँ पे चीज़ खामोश हो जाती है। अब शरीयत हो या फिर कानून हो, उसका सबसे पहला असूल ये है कि आप विद एविडेंस आएँ। वो क्योंकि एविडेंस प्रोड्यूस नहीं होती, इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो जो साइल आया होता है वो गलत है, नो। या उसका ये मतलब कहें कि जी हाँ जी बिल्कुल करप्शन नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में ये भी गलत है। पॉइंट इज़ कि इसको हमने मिनिमाइज से मिनिमाइज़ कर देना है। यही वजह है कि जो दुनिया में ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, या जिसको CPI कहते हैं, उसमें जो हमारे ईमानदार तरीन मुल्क हैं वो भी 100% स्कोर करने से कासिर हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे 100% भी ईमानदारी है, वहाँ पे भी ना कुछ लिहाज से, कुछ ना कुछ मिकदार में, कुछ ना कुछ तादाद में जो है वो करप्शन जो है वो हो रही है। तो इसको ये कह देना कि बिल्कुल करप्शन का वजूद ख़त्म हो गया, ये बात भी ठीक नहीं है। लेकिन इसका ये भी कहना कि बिल्कुल ही करप्शन है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक एक्सट्रीम लेवल होगी। इस वजह से यह है कि हर इदारा अपने अपने कैपेसिटी के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक जो पब्लिक कंप्लेंट्स हैं, जो पब्लिक के मसाइल हैं, वो हल करने के लिए कोशिश आएँ। सर, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि आप जो है लॉ की डिग्री भी रखते हैं, तो बीइंग अ लॉयर नॉट अ असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अजीब सी जो है सूरत हाल इमर्ज हो चुकी है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे दरख्वास्तें जो है उनकी भरमार होती है, और दूसरी जानिब जो वकला हजरात हैं उनकी जानिब से मन घड़त जो कहानी है तहरीर में वो पुट की जाती है, और कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से जो है ना FIR होनी चाहिए। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो यहाँ पे मौजूद लायर्स हैं उन्हें, और इस रवैये को किस तरीके से जो है ख़त्म किया जा सकता है? आए रोज़ जो है ये जो नासूर है बिल्कुल जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे वर्ड्स उसमें कोट किए जाते हैं कि जो इंसानी इखलाकियात के दायरा कार से भी जो है वो बलअतर के इखलाकियात के दायरे के अंदर ही नहीं होते वो। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस टॉपिक में? जी, मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं लॉ डिग्री होल्डर हूँ, और अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो पाकिस्तान के जो बानी हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वो भी कानून की डिग्री जो है ना वो रखते थे। इसी वजह से उन्होंने जो पाकिस्तान का मुकदमा है वो गली मोहल्ले में जाने के बजाय, स्ट्रीट पावर के बजाय, उन्होंने टेबल पे बैठ के ये पाकिस्तान जीता है। और ये हम सब के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा दर्स है कि हमने अपने मसले मसाइल को हल करने के लिए शो ऑफ मसल की बजाय हमने कानून का रास्ता जो है ना वो इख्तियार करना है, जिसका शरीयत भी कहती है, जिसका कानून भी कहता है, और जिसके लिए जो बानी पाकिस्तान थे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ का प्रचार किया। यही वजह है कि जिस वक्त उनके इख्तलाफात हुए गांधी के साथ, तो उन्होंने एक चीज़ कहा, उनका जी माइन वे इज़ द राइट वे, कॉन्स्टिट्यूशनल वे इज़ द राइट वे। एक चीज़ ये रह गई। दूसरी बात यह है कि लायर्स हमारे सिविल सोसाइटी का, हमारे रियासत का एक बहुत बड़ा स्तून है। इन्होंने कानून की बालादस्ती के लिए जिस कदर कुर्बानियाँ दी वो काबिल सताइश हैं, और हर सोसाइटी और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी तमाम लायर्स को कदर की निगाह से देखता है। और हमारे लायर्स का जो शोबा है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल प्रोफेशंस एंड नोबल प्रोफेशंस इन पाकिस्तान। अगर हम इसकी बात करें FIR की, तो वो मेरे ख्याल में समबडी फ्रॉम पुलिस में डू जस्टिस विद द क्वेश्चन। लेकिन अगर आप एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस इस किस्म की आती रहती हैं। उसमें असल जो रोल होता है वो फिर आगे जिसके पास एप्लीकेशन आई होती है उसने अपना माइंड अप्लाई करके देखना होता है कि यहाँ पे फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है, हकीकत क्या है और फसाना क्या है। तो कहने को तो कोई बंदा कुछ भी कह सकता है, लेकिन होना वही चाहिए जो कानून के मुताबिक है, जो एविडेंस के मुताबिक है, और जो हालात तो वाक़या डिमांड कर रहे होते हैं। तो लायर्स की जानिब से हमेशा ही कानून की बालादस्ती और अमन व अमान और साथ में जो इंसाफ है उसकी फरहमी के लिए अच्छा ही रोल हमेशा सामने आया है।
और बीइंग फ्राम लॉयर्स फ्रेटर्निटी, बीइंग फ्राम लीगल फ्रेटर्निटी, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं एक लॉ डिग्री होल्डर हूँ और मेरे वालिद साहब भी लॉ डिग्री होल्डर हैं। ही इज़ हिमसेल्फ ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। और हमारे तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिया में, तीनों तहसीलें हों या हमारा डिस्ट्रिक्ट लिया हो, हमारा बार के साथ एक इंतहाई अच्छा और खुशगवार और कार्डियल रिलेशनशिप रहा है। जहाँ पे इंतज़ामिया को लायर्स फ्रेटर्निटी की ज़रूरत पड़ी है तो हमारे शाना बशाना खड़े हैं, और जहाँ पे लायर्स को एडमिनिस्ट्रेशन की या पुलिस की हेल्प रिक्वायर्ड हुई है तो वो हमेशा ही उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये हमारा एक अच्छा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। और अगर इसमें हम एक और चीज़ देखें तो लायर्स फ्रेटर्निटी में हमेशा हमें एक अच्छा दर्स मिला है, वो है जमहूरियत का। आपने देखा होगा कि हमारे तहसील बार के, डिस्ट्रिक्ट बार के, पंजाब बार के, हाई कोर्ट बार के अगर इलेक्शंस हों तो ये वो इलेक्शंस हैं जो हर साल फ्री एंड फेयर एंड इन ट्रांसपेरेंट मैनर कंडक्ट किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सब के लिए बहुत बड़ा दर्स है कि अगर लायर्स फ्रेटर्निटी इतने अच्छे तरीके से, इतने स्मूथ तरीके से अपने इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं तो मेरे ख्याल में जिस किस्म का रोल मॉडल उन्होंने अपनाया हुआ है वो सबको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और सर लिया सिटी में अगर सुबह के औकात में निकला जाए तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो पॉइंट्स बनाए गए हैं आटे के हसूल की दस्तयाबी के हवाले से, जहाँ पे सब्सिडाइज जो आटा है उसका जो हसूल है वो यकीनी बनना होता है आम आवाम तक, तो वहाँ पे जो है लोगों की लंबी लाइनें वहाँ पे लगी होती हैं। तकरीबन 50-50 लोग खड़े होंगे, 100-100 लोग वहाँ पे खड़े होंगे, और उसके बावजूद भी जो है ये देखें कि इसकी बैकबोन पे क्या मुहर्रिकात सामने आ रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं उन्हें आटे के एक थैले का हसूल भी जो है मुमकिन नहीं हो पाता। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कलीदी किरदार रहा है, और आज जो है MR न्यूज़ टीम की जानिब से असलम मोड़ से लेकर चुंगी नंबर 10 तक जो है बाकायदगी से मुख्तलिफ जो होटल हैं वहाँ पे विज़िट किया गया, तो हर होटल के ऊपर जो है जो सब्सिडाइज आटा है उसी का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो आम तबका के लोग हैं, जो मुतवसत तबका के लोग हैं, उन तक ये आटे का हसूल कैसे यकीनी बनाया जा सकेगा? आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि उन तक जो है जो सब्सिडाइज आटा है वो पहुँच पाए? जी एग्जैक्टली अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो लास्ट वीक से कुछ इसमें इश्यूज़ आना शुरू हुए। उससे पहले हमारे यहाँ जो आटे की सप्लाई थी वो बड़े बेहतरीन तरीके से की जा रही थी। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और तहसील और ज़िला इंतज़ामिया की पॉलिसी ये थी कि हमारे जो अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे आटे की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे सेल पॉइंट्स बनाए जाएँ ताकि वहाँ पे जो हमारे मुस्तहिक अफराद हैं या जो भी आटे के हसूल के लिए आते हैं वो वहाँ पे आटा जो है वो परचेज़ कर सकें। अगर हम रिसेंटली एक दिन पहले की बात करें तो आपको पता होगा मीडिया के नुमाइंदगान हमारे साथ थे कि हमने एक घर से जो है वो आटे के जो बैग्स हैं वो रिकवर करवाए। इस सिलसिले में इशू ये है कि हमारे जो दस्तो बाजू और हमारी आँख और कान होते हैं वो सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान होते हैं, वो जहाँ के में भी निशानदही करते हैं तो हम वहाँ पे कार्रवाई लाजमी करते हैं। सेकेंडली हमारे जितने भी प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि ज़िला में 25 से ज़ायद हैं वो भी गाहे बगाहे बल्कि डेली बेसिस के ऊपर महकमा फूड की अपनी टीम्स और हमारे जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो मुख्तलिफ गली मालूम और हमारे सेल पॉइंट्स का विज़िट करते हैं। उसके पर्पज़ दो होते हैं, एक तो यह है कि जो हमारा नोटिफाइड रेट है उसका आटे का वो भी एक तो उनको करवा सकें, आमद दरामद करवा सकें। सेकेंडली जो पिलफरेज है उसको भी जो है ना वो रोक सकें। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे इस किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं तो वो उसको इंतज़ामिया को भी बताएं ताकि उसका सद्देबाब किया जा सके। और मेरी जो जितने भी सेल पॉइंट्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि आपको फेयर आइडिया होता है कि कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है, तो बार बार एक ही बंदे को देना या फिर होटल्स वालों को देना या फिर बल्क क्वांटिटी में देना ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा आप भी इंतज़ामिया का साथ दें और जो आटे की सप्लाई है उसको बेहतर बनाने के लिए और आटे की फराहमी मुस्तहिक अफराद तक सर देखें ना कि इसमें असल गैप आ कहाँ रहा है? आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे गैप आ रहा है जिसके बहस जो लोग हैं उन्हें आटा दस्तयाब नहीं हो पा रहा? आज हमारे विज़िट के दौरान जो है जिस तकरीबन आज से 1.5 माह पहले 20 kg का जो थैला था 980 रुपये में तब वो सेल होता था। अब 10 kg आटे के थैले की कीमत है 648 रुपये। बट जो होटल मालकान है वहाँ पे जो है जो 980 रुपये वाला जो थैला था 20 kg वाला वो भी पाया गया है। और जामियातुल कैम हमारे इस एरिया का एक टॉप जो है मदरसा है,
ठीक है, और वो जो थैला था वो उनकी जानिब से जो है होटल पे पहुंचाया गया कि हमारे यहाँ जो है जो बच्चे हैं वो ज़ेर तालीम है, इसी वजह से जो है हमने ये जो आटा है वहाँ पे रोटियाँ लगवाने वगैरह के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। अब सर ये देखें कि आया कि स्टॉक माफिया भी तो है, देखें कि उन्होंने वो 20 kg वाला जो थैला, हमारे सामने तो एक थैला है ना जस्ट उनका, देखें कि वो कब से उसे स्टॉक करके रखे हुए हैं और कितना उनके पास और भी स्टॉक मौजूद होगा। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा, एक तो आपने अभी लास्ट विज़िट किया, लोगों की लंबी लाइनें लगी होती हैं। एक तो चीज़ ये है कि लाइन में लगने का मतलब ये भी है कि वहाँ पे आटा अवेलेबल है। अगर आटा अवेलेबल है तो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। सेकेंडली इसमें यह है कि आपको सर्टन पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इस किस्म का इशू आ रहा होता है, और वो भी अर्ली मॉर्निंग में होता है जिस वक्त आटे की सप्लाई पीक पे होती है, और जो ही आटा अवेलेबल होना शुरू होता है तो लोग बर वक्त लेके उसके साथ साथ वो चले जाते हैं। सेकेंडली ये है कि हमारा जो अल्टरनेटिव चीज़ है वो ये है कि हमारे जैसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आटा का जो है ना वो फराहमी जो है वो अवेलेबल है। सर उसके लिए तो बाकायदा एक जो है ना वो एक मैसेज है वो टाइप करना पड़ता है, उसका रिप्लाई जब तक नहीं आएगा आटे का असूल नहीं हो पाएगा। और वो जो साइट है वो इतनी बिजी जा रही है कि 2-2 दिन तक जो है वो मैसेज मसूल नहीं हो पाता। और दूसरा मैंने गैप की बात की कि क्या समझते हैं कि कहाँ पे गैप असल में क्या आ रहा है, नए नए इंकशाफात हैं। अब देखें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे जो है मजदूरी की घर से लिए हुए हैं, वो आते हैं लाइन में लगते हैं, वहाँ से आटा परचेज करते हैं और वहाँ पे जाके होटल पे उसे महंगे नरखों में जो है उसे फ़रोख्त करते हैं। और दूसरा कुछ जो पॉइंट्स हैं वो वहाँ से जो है जो उनको कोटा मिलता है उसमें चंद जो कोटा है वो उसे गबन करते हैं और वो होटल मालकान तक पहुँचाते हैं। और दूसरा जैसे आपने मेंशन आउट किया यूटिलिटी स्टोर्स की, यूटिलिटी स्टोर की तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि उनकी जानिब से बाकायदा कॉल की जाती है मुख्तलिफ किस्म के जो होटल हैं जो घी के लिए कि आएँ आप जो है ना हमारे से जो है घी हमारे से यहाँ से ख़रीदें और इतना आपको जो है उस पर एक्सपेंस पड़ेगा, और साथ में जो है वो जो चार्जेस एक्स्ट्रा जो चार्ज करते हैं उनसे उसमें साथ में वो ये भी ऐड करते हैं कि हमारा जो बंदा वहाँ तक आप तक पहुँचाएगा उसके अलग से चार्ज हैं, हमारा जो सीनियर अफसर है उसके अलग से चार्जेस होंगे, जो वहाँ पे स्टोर के ऊपर स्टोर कीपर बैठा हुआ है वो जो है अलग से जो चार्जेस हैं वो अलग से वो रखेगा। तो तकरीबन 250 से 300 रुपए का जो फी बैग है वो इस तरह से जो है उन तक पहुँचाते हैं, और कार्टन के कार्टन जो है वो जा रही हैं घी के हवाले से। लेकिन जो आम तबका है, आम तबका के लोग हैं, उनके लिए जो है ये काफ़ी हद तक दर्द सर बन चुका है। जो मजदूर तबका के लोग हैं वो बेचारा दिहाड़ी करने जाए या वहाँ पे लाइन में लग के जो है घी परचेज करे, वो भी 1 kg या 2 kg। तो सर इनके गिर्द कैसे घेरा तंग किया जाएगा? साफ ज़ाहिर है इन्हें कंट्रोल किया जाएगा तो आम जो लोग हैं उनको जो है जो उनका आटे का असूल है या दीगर एशिया ज़रूरियात है उनका असूल यकीनी बन पाएगा। तो साफ ज़ाहिर है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की ही जिम्मेदारी है। अगर हम यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर का जो अपनी मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो वफाक के अंडर है, वो इन प्लेस है, और उनके मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी करते रहते हैं। यकीनन उनका एक रोबस्ट सिस्टम इन प्लेस है, और जो मैसेज वाली बात है वो भी उनके प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ में शामिल है। इसका पर्पज़ ही यही है कि मुस्तहिक जो लोग हैं वो उसकी जो जितनी भी अशियाए ज़रूरी हैं उसका असूल व मुमकिन बना सकें। अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो सब्सिडाइज्ड आटे की बात करें, जो अगर आप गैप की बात करें, तो मेरे ख्याल में कोई एक सिंगल फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ये गैप का जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है। अभी एक तो 2-3 चीज़ें आपने खुद बता दी। एक तो आपने ये बताया कि लोग इसको दिहाड़ी का जरिया बना लेते हैं, हकीकत है, नो डाउट। इसमें ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एस्पेक्ट है कि डिस्पाइट द फैक्ट के इंतज़ामिया की जानिब से और गवर्नमेंट की जानिब से आटा वाफिर मकदार में अवेलेबल है, इस किस्म की लेकिन सर आम आदमी तक तो नहीं पहुंच रहा। बाज़ लोग ऐसे भी हैं, ये इसी क्लिप में मैं शो आउट करवाऊंगा कि सूरत हाल ऐसी है, ऐसी ख़वातीन मिलती हैं जो कहती हैं कि 4 पॉइंट्स का उन्होंने विज़िट किया है, लाइन में भी वो लगी रही हैं लेकिन उन्हें आटा नहीं मिला। और उनका कहना क्या होता है कि आज हम 100 रुपए के या 150 रुपए के चावल लेंगे, उस पर गुजारा करेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है दूसरा चक्की वाला जो है आटा वो परचेज कर सकें। सिलसिले में यह है कि एक तो ख़ास तौर पे जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा रुख करते हैं, ख़ास तौर पे इस बस पर। अब एक बंदा जो होता है उसकी ये कोशिश होती है कि मैं इस पॉइंट से भी ले लूँ, अगले पॉइंट से भी ले लूँ, तो इस चीज़ को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। सेकेंडली जो हमारे सेल पॉइंट्स हैं उनको ख़ास तौर पे ये एडवाइस किया गया था कि जो प्रोफेशनल लोग हैं
और ख़ास तौर पर जैसे आपने खुद कहा कि ये होटल मालकान हैं, उनको ये कभी भी सेल ना किया जाए। अब होता यही है कि वो दिहाड़ी वाली, जैसे अभी आप बात कह रहे थे कि वो झुग्गियों वाले बंदों को दरमियान में खड़ा कर देते हैं, जो इधर से उनसे फ़ी बैग 50-100 रुपया लेके या दिहाड़ी लेके फिर उनको सेल आउट करते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक तो हमारे जो सेल पॉइंट्स हैं जी जी उनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जा रही है। सेकेंडली जो सेल पॉइंट्स वाले हैं उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ के बारे में एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आपने ये प्रैक्टिसेस ख़त्म ना की तो फिर उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाए। रिसेंटली जो अगर हम कार्रवाई की बात करें तो उसमें भी जो उसमें डीलर जो सेल पॉइंट वाला था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई और उसको डिलिस्ट भी कर दिया गया है। और इस सिलसिले में सबसे अहम रोल जो है वो हमारे सिविल सोसाइटी मीडिया पर्सनस का, जहाँ कहीं पे भी मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, इस किस्म की जो वायलेशंस नज़र आती हैं तो प्लीज़ वो इंतज़ामिया को लाजमी उसका निशानदेही करें। सर मीडिया नुमाइंदगन कहाँ जाएं? प्रीवियस मंथ में जो है कहीं पे भी ना जाए, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो बैग हैं 10 kg वाले, 20 kg वाले, वो जो है रीफिल किया जा रहा था 50 kg वाले बैग्स के अंदर ना। तो उस एक्टिविटी पे जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है उनको कॉल करने के बावजूद तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो मीडिया नुमाइंदगान ने उनकी निगरानी तो नहीं करनी। अगर हम निगरानी ना करते तो वो ऑलरेडी जो है दोबारा से वो जो इशू इमर्ज हो रहा था वो जो है साफ ज़ाहिर पुश्त पनाही पे डाला जाता उसे। अच्छा एग्जैक्टली वो अगर आप 2 महीने पहले की एक्टिविटी की बात करें, आपको याद होगा कि ना सिर्फ उस डीलर का चालान किया गया था बल्कि ऑनरेबल वो सेल आउट भी हुआ था। सेल आउट भी हुआ था। मेरे ख्याल में ऐसे बड़ी जो इफेक्टिव कार्रवाई है वो मेरे ख्याल में देखने को नहीं मिली। लेकिन सर जी जो मीडिया नुमाइंदगान है ना वो निगरानी नहीं कर सकते। नहीं आई एम टेलिंग यू, हमने आपको ये नहीं कहा कि आप निगरानी, योर रोल इज नॉट मॉनिटरिंग। मैंने आपको जस्ट कहा यू हैव टू पॉइंट इट आउट कि जी ऐसा डीलर है या ऐसा जो हमारा वीट सेल पॉइंट है वहाँ पे इस किस्म की जो वायलेशंस हैं वो देखने को मिल रही हैं। आपने उसकी पॉइंट आउट की तो उस वक्त भी हमारा ऑलरेडी जो बंदा था वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था। सेकेंडली जो अगर हम रिसेंटली बात करें तो उसमें भी फूड डिपार्टमेंट की अपनी ही मुखबरी के ऊपर, यानी कि उनकी अपनी विजिलेंस के ऊपर वो चीज़ पॉइंट आउट हुई जिसमें हम वो आटे के बैग जो है रिकवर करने में कामयाब हुए। तो ये एक डे टू डे प्रोग्रेस एक प्रोसीजर होता है, डे टू डे इसमें चीज़ें जो है वो अनफोल्ड हो रही होती हैं। पॉइंट इस कि सिविल सोसाइटी इस चीज़ को पॉइंट आउट करे, मीडिया पर्सनस भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करें ताकि जो हमारी इस्लाह है वो भी हो सके और आवाम तक इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी पहुँच सकें। अच्छा सर, डिस्ट्रिक्ट लिया या ओवरऑल मुख्तलिफ ज़िलों की भी बात कर ली जाए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बेटर इनिशिएट खुली कचहरी के नाम से मंसूब खुली कचहरियों का इनाकाद किया जाता है। तो हमारे जो नाजरीन हैं आगाही ना होने के बायस जो है काफ़ी हद तक जो मसाइल हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। तो हमारे नाजरीन को खुली कचहरी के हवाले से पैगाम दीजिएगा ताकि उनके जो मसाइल हैं वो आसानी से हल हो सकें और वो जो है उस दहलीज़ तक भी पहुंच सकें और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं जो साल से चले आ रहे होते हैं, जिसमें रेवेन्यू कचहरी भी है जो हर मंथ के पहले 2 दिन लगती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को आगाह करें ताकि जो है आगाही होने के बायस उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बड़ा इम्प्रेसिव इनिशिएटिव है जिसको बड़ी बात देखा जाए वो ये है कि 1 और 2 तारीख को हमारे जितने भी रेवेन्यू के इश्यूज़ हैं वो उनको हम एक छत के तले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमारे जितने भी तहसील ऑफिस हैं वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर पर असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और डिप्टी कमिश्नर जो है वो खुद इसको प्रिजाइड ओवर करके जितने भी हमारे मसले मसाइल होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो मसाइल ऐसे होते हैं जो कि इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं, अगर उनको फर्दर करना होता है तो फिर हम उसमें उनको बता देते हैं कि आपका ये काम इतने दिनों में हो जाएगा। होता ही है बाद लिटिगेंट्स सालान होते हैं जो कि कोर्ट रिलेटेड होते हैं। अब कोर्ट से रिलेटेड जितने भी हैं वो डेफिनेटली खुली कचहरी में हल होने वाले नहीं होते हैं, उनके लिए बाकायदा समाअत होती है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फरदाद का मसला होता है कि जी हम कंप्यूटर सेंटर पर गए, पटवारी ने जो है ना या हमारा जो सर्विस सेंटर इंचार्ज है, सर्विस सेंटर ऑफिशियल है, उसने हमें फ़र्ज नहीं दी, तो वो खुली कचहरी के अंदर हमारा एक काउंटर बना होता है, हम उसको फरदात वहीं पे ही दे सकते हैं। अगर हम रिसेंटली इस मंथ की बात करें तो 2 हमारे पास अफराद ऐसे हैं कि जब उनको फ़र्द नहीं मिल रही, जब पता चला कि रिकॉर्ड चेक किया गया तो फ़र्द के ऊपर जो है वो ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से स्टे दर्ज किया गया जिसके उनको फरदात नहीं मिल सकती थी।
तो ये वो इश्यूज़ होते हैं जिनको हम खुली कचहरी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, डिप्टी कमिश्नर ने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये एक डायरेक्शन थी कि आप 2 से 3 घंटे ओपन डोर पॉलिसी रखें और जो हमारे अवाम हैं उनका मसाइल सुनें, और उनकी नॉन अवेलेबिलिटी की सूरत में अल्टरनेट जो ऑफिसर है वो उनको लुक आफ्टर करेगा। अगर हम तहसील लिया की बात करें तो मैं खुद ओपन डोर पॉलिसी, आपने खुद भी इसको ऑब्जर्व किया होगा कि हमने कोई चेट सिस्टम या अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं रखा हुआ। जो भी हमारे शहरी हैं वो दरवाज़ा खोल कर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में दाखिल हो सकते हैं, और मेरी अनअवेलेबिलिटी की सूरत में तहसीलदार और तहसीलदार की अनअवेलेबिलिटी की सूरत में नायब तहसीलदार जो उनके मसले मसाइल हल करते हैं। थर्ड जो इशू है वो है इसका जो हमारे रेवेन्यू केस की जो है वो समात है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ी आ रही थी, चली आ रही थी, और इसमें जो इंसाफ के तकाजे थे वो काफ़ी डिले हो रहे थे। इस वजह से हमने इसका दौरानिया भी बढ़ा दिया है और इसके जो अयाम हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। अब असिस्टेंट कमिश्नर की जो कोर्ट है वो सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन जो है वो रेवेन्यू मुकदमात की समात होगी, और हम जो है वहाँ पर आकर अपने सालतानी वकालतन पेश होकर उसमें समात में हिस्सा ले सकते हैं, ताकि उनकी बर वक्त जो है वो डिस्पोजल जो है वो यकीनी बनाई जा सके। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं, खुली कचहरी का, ओपन डोर पॉलिसी का, ये बहुत ऐसे हैं और अवाम इनको कदर की निगाह से भी देख रही है, और इंतज़ामिया भी भरपूर कोशिश कर रही है कि इस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा रहा जाए। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे असिस्टेंट कमिश्नर लिया असद अली बुत। लिया में मर्ड होने वाले मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या किरदार अदा कर रही है, इस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। और अवामी सेशन जो एमआर न्यूज़ की जानिब से रखा जाता है, जिससे आवाम के जो सवालात हैं वो हम तक पहुंचते हैं, और वो जो सवालात हैं वो भी जो है इस प्रोग्राम में हमने शामिल किए, और उन सवालात का जो है असिस्टेंट कमिश्नर ने जो उनके जवाबात हैं वो दिए, और उनके जो तासरात हैं एमआर न्यूज़ की स्क्रीन देख सकते हैं। और यहाँ पे होने वाली जो सफाई मुहिम है उसके हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे और उन दिनों क्या इनिशिएट लिया जाएगा, उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया हमें। और उसके साथ साथ लिया के बासियों के नाम उन्होंने पैगाम दिया। अवामी रेवेन्यू कचहरी का जो इनकाद होता है उस हवाले से भी जो है उन्होंने आवाम को जहाँ पे पैगाम दिया है। तो नाजरीन, आपको देनी होगी अपने होस्ट आमिर अली अवान को इजाज़त, और आपको इंतज़ार रखना होगा अगले प्रोग्राम डीप टॉक का। और अभी दीजिए अपने होस्ट आमिर अली अवान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।